अस्सलाम वालेकुम। वीक 5-6 का सेकंड लेक्चर जो है वो एनर्जी ऑडिट पे है। जो एनर्जी ऑडिट को आज हम देखते हैं उसकी तमाम डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिटिंग क्या है? एनर्जी ऑडिट इज द की टू ए सिस्टमैटिक अप्रोच। एक ऐसा अप्रोच है जो सिस्टमैटिक है, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है फॉर डिसीजन मेकिंग इन द एरिया ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी को मैनेज करने के लिए ऐसे डिसीजन लिए जाएं, ठीक है, कि जिससे एनर्जी की मैनेजमेंट में बेहतरी आए, ठीक है, और एनर्जी की सेविंग्स और एनर्जी की कॉस्ट में फर्क बेहतरी हो। तो ये एनर्जी ऑडिट का एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो कहलाएगा एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। और इट अटेम्प्ट्स टू बैलेंस द टोटल एनर्जी इनपुट्स विद इट्स यूज। जितनी भी इनपुट्स टोटल एनर्जी की है उसके यूज के हिसाब से बैलेंस देखेगा। And serves to identify all the energy streams in a facility। तो जो भी फैसिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी इन्वायरमेंट यूज किया जा रहा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो किसी इंडस्ट्री का हो, उन उस फैसिलिटी में, उस एरिया में एनर्जी स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं जो कि सर्व की जा रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। और इट क्वांटिफाइज एनर्जी यूजेज अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्क्रीट फंक्शंस, कि वो क्वांटिफाइड्स करेगा जो एनर्जी यूज हो रहा है, जो एनर्जी यूज में हो रहे हैं, डिस्क्रीट फंक्शन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चेक किए जाएंगे। अलग अलग फंक्शन के हिसाब से उनको चेक किया जाएगा और क्वांटिफाइज किया जाएगा कि कितनी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इंडस्ट्रियल एनर्जी ऑडिट is an effective tool in defining and pursuing a comprehensive energy management program। तो इंडस्ट्रियल एनर्जी ऑडिट ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्रियल की सक्सेसफुल रनिंग के लिए, क्योंकि अगर उस इंडस्ट्री का एनुअल रिव्यू ऑडिट नहीं होगा तो उस इंडस्ट्री में होने वाले प्रोसेसेस के ड्रॉबैक्स या जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो इंडस्ट्रियल एनर्जी ऑडिट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो जो एनर्जी मैनेजमेंट है वो प्रोग्राम को सही तरीके से रन करने में मदद मिलेगी। और ये ऐसा टूल होगा इफेक्टिव एनर्जी ऑडिट जो कि एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा होगा। एनर्जी मैनेजमेंट एक इज़ अ वेरी ह्यूज प्रोग्राम, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, जिसके लिए हम कल स्ट्रेटजी के हिसाब से जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब उसके अंदर आपने नोट किया हो हमारे पास जो एक आइटम नंबर 4-5 था या स्टेप नंबर 4-5 था, उसके अंदर एनर्जी ऑडिट भी शामिल था। तो मींस एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में एनर्जी ऑडिट, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या वो ऑर्गेनाइजेशनल हो या होम की हो या किसी भी इदारे की हो, वो बहुत ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इट्स वेरी फेमस एक्ट जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से बनाया गया है। इस इस कंजर्वेशन एक्ट के तहत एनर्जी ऑडिट की डेफिनेशन क्या बनती है? The verification, monitoring and analysis of use of energy, के वेरीफाई करें, उसकी वेरिफिकेशन हो, मॉनिटर किया जाए और उसका एनालिसिस भी हो कि एनर्जी जो है वो कहाँ कैसे यूज हो रही है। उसके साथ इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, जो जब ये तमाम चीज़ें होंगी, वेरिफिकेशन हो जाएगी, मॉनिटरिंग भी होगी साथ साथ, और एनालिसिस होगा ऑडिट के अंदर, तो वो क्या होगा, वो सबमिशन करेगा एक रिपोर्ट को जो टेक्निकल रिपोर्ट होगी, जिसके अंदर रेकमेंडेशंस मौजूद होंगी। ठीक है, वो रेकमेंडेशन लाजमी मौजूद होंगी और उसका फायदा ये होगा फॉर इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो एनर्जी ऑडिट का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि हम अपने एनर्जी की मैनेजमेंट को इस तरीके से लेके चलें कि हमारा सिस्टम का या हमारी इंडस्ट्री का एनर्जी एफिशिएंट लेवल बेहतर हो, इंप्रूव हो, और उसके साथ साथ हमारे सिस्टम की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो भी हमें इंप्रूव हो पाए या हमें मिल पाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑडिट ऐसे हम उसको डिफाइन करेंगे कि एनर्जी यूज को
एनर्जी यूज का एनालिसिस करना है, मॉनिटर करना है, वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग उसके साथ साथ उसकी एक टेक्निकल रिपोर्ट बनेगी जो कि इन तमाम वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग, एनालिसिस को देखते हुए रिकमेंडेशन देगी। और वो रिकमेंडेशन क्या करेगी? इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ताकि एन एक्शन प्लान टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, ताकि एनर्जी कंजप्शन जो है उस पर एक्शन किया जाए और रिड्यूस किया जाए एनर्जी को इस्तेमाल में। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नीड फॉर एनर्जी ऑडिट, कि एनर्जी ऑडिट जो है उसकी नीड क्यों पेश आती है। द थ्री टॉप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एनर्जी, जो इस्तेमाल होते हैं दुनिया के ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। वो टॉप जो थ्री हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल, थर्मल, जो कि आपको अंदाज़ा होगा कि इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल हो या थर्मल हो, मिला के दोनों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेबर, लेबर के बगैर कोई भी इदारा नहीं चल सकता। एंड मटेरियल्स, एंड विदाउट मटेरियल्स कोई भी इंडस्ट्री या इदारा नहीं वर्क कर सकता। ये तीन चीज़ें हैं जो कि ऑपरेटिव एक्सपेंसेस में आते हैं, जिससे रनिंग में एक इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है, ठीक है। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके बारे में ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना। दिस इज़ वेरी फर्स्ट पॉइंट, कि हमें पता होना चाहिए कि मिनिमाइज लाजमी होनी चाहिए, तभी एनर्जी ऑडिट का फ़ायदा होता है। टू मिनिमाइज द ऑपरेशनल कॉस्ट, जो भी हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है, ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रही है कॉस्ट, और उससे जो हमारी प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, उसको भी मिनिमाइज करना। ये दिस इज अ सेकंड पॉइंट। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन? टू मिनिमाइज द कॉस्ट फॉर रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन, कि इस तरीके से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाएं, ये इस्तेमाल हों, या जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, वो तमाम इक्विपमेंट्स को बेहतर अंदाज से जिसे कहते हैं एजुकेटेड हों, वेल ट्रेंड हों, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा जब ऐसा करेंगे तो फिर इक्विपमेंट्स की कॉस्ट या इक्विपमेंट के खराब होने के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। तो इसका फायदा ये होगा, उसका फायदा ये होगा कि कॉस्ट जो रिपेयर की होगी ना, उससे बचा जा सकता है। तो उसके ऑडिट के अंदर भी ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर डाले जाएं, जिसके अंदर ये बात कंफर्म हो, क्लियर हो, कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन, मतलब दोबारा से कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करना या नया बनाना, तो मींस इट्स आल्सो अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। तो इसको कम से कम किया जाए। जो ऑलरेडी इक्विप्ड जो जगह है, बिल्डिंग है, या जो आपके पास एरिया है इंडस्ट्री के पास, उसको ही यूज़ किया जाए, ना ये कि उसको ख़त्म करके नए सिरे से दोबारा रिकंस्ट्रक्शन की जाए। तो वो आपके सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट सिस्टम में, ऑडिट सिस्टम में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट दैट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी। तो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में क्वालिटी नहीं है, बेहतर इन्वायरमेंट नहीं है, तो कोई भी काम करने को दिल के साथ, अच्छे तरीके के साथ राजी नहीं होगा। और हैजर्डियस इन्वायरमेंट है अगर, और इन्वायरमेंट जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, तो मींस वो इंसान के लिए ख़तरा भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना इंसान जो है उसके बारे में, ह्यूमन जो है वो डरेंगे, उतना उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो माइनस होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट बहुत बेहतर होना चाहिए, जिसमें तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस मौजूद हों इंडस्ट्रियल हवाले से, और जितनी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं आईएसओ के, वो तमाम के तमाम इम्प्लीमेंट हों, ताकि जो स्टाफ है इस इदारे का, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो कंट्रीब्यूट करें दिल के साथ, बेहतर अंदाज से, फॉर द इंक्रीज ऑफ वर्क प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंटिव मेजर फॉर एनर्जी वेस्टेज। एनर्जी वेस्टेज को ज़ाया होने से बचाया जाए, उसकी वजह ये है कि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी एक ऐसा सेक्शन या कोई ऐसा पार्ट या लाइटिंग का पार्ट कि जहां पर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, कोई भी
जो स्टाफ का मेंबर है काम नहीं कर रहा है, लेकिन एनर्जी की के साथ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जस्ट लाइक एसीज हैं या लाइटिंग सिस्टम है या कोई मोटर्स हैं वो चल रही हैं और उसकी कोई आउटपुट प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही, ठीक है। जस्ट लाइक कोई कमरे में कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है और एसी चल रहे हैं, लाइटिंग ऑन है, तो मींस एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है। इसी तरीके से कोई भी ऐसी मोटर्स जो हैं वो चल रही हैं जिसके जो जस्ट इनपुट तो कनेक्टेड हैं लेकिन आउटपुट लोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो मींस कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इस तरह के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये भी लिए जाएं ताकि जो एनर्जी का वेस्टेज है वो कम से कम हो। मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, मेंटेनेंस तो हर लिहाज से ज़रूरी है, क्योंकि मेंटेनेंस होगी जब इक्विपमेंट्स की और चीज़ों की और जो रनिंग आइटम्स हैं और जो ऑपरेटिंग जो आपके पास इंडस्ट्री के पास जो हैं इक्विपमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस रहेंगे तो एनर्जी का ज़या भी कम होगा, ठीक है। और उनकी मेंटेनेंस होगी, उनकी सर्विसेज चलती रहेंगी, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एनर्जी जो है वो उससे सेव हो पाएगी, ठीक है, एनर्जी कंजप्शन कम हो पाएगी और वेस्टेज भी बच पाएगी। एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स भी साथ साथ चलाई जाएं कि क्वालिटी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए। ऐसा ना हो कि जो स्टार्ट के प्रोडक्ट्स हैं या जो वो बेहतर अंदाज से निकलती हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर रहे, लेकिन कुछ अरसे बाद क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की डेटोरेट होना शुरू हो जाए, तो मीन्स कि उस अब कुछ ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, या तो मेंटेनेंस में कोई कमी है या क्वालिटी सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रही और कंप्रोमाइज हो रही है। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी ऑडिट इज टू डिटरमिन ways to reduce energy consumption. This is a very easy definition, ठीक है बच्चों, ये बहुत इजी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में ये देखेंगे कि हम किस तरीके से एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस किया जाएगा या रिड्यूस कर सकेंगे, किस तरीके से पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट, कि जो भी आप यूनिट जो है प्रोडक्ट की बना रहे हैं उसके आउटपुट के हिसाब से एनर्जी की जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस किया जाए या टू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसको लोअर किया जाए। जी, इनके जो बाकी पॉइंट्स हैं एनर्जी ऑडिट की नीड्स के वो देख लेते हैं। अच्छा, तो 8th पॉइंट है इसका, वो कह रहा है कि हेल्प टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वेज एनर्जी एंड फ्यूल आर यूज्ड इन एनी इंडस्ट्री, ठीक है। तो हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है चीजों को कि एनर्जी और फ्यूल आर यूज्ड इन एनी इंडस्ट्री।
तो ये चेक किया जाएगा कि एनर्जी एंड फ्यूल जो है वो इंडस्ट्री में किस अंदाज से जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको बेहतर अंदाज से जो है वो इस्तेमाल किया जाए, मोर ऑप्टिमाइज्ड अंदाज से इस्तेमाल किया जाए, तो उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज वेयर वेस्ट कैन अकर। तो ये देखा जा सकता है कि किन एरियाज में, किन सेक्शंस में वेस्ट हो सकती है एनर्जी की, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो ही वो लिस्ट का हिस्सा बनेगा, रिकमेंडेशंस का हिस्सा बनेगा, एंड वेयर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जिस्ट। और ये भी बताया जाए कि नीड एनर्जी ऑडिट ये भी बताती है कि स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो एक तो ये है कि आइडेंटिफाई करेगी कि कहाँ कहाँ वेस्ट हो रही है या हो सकती है, और साथ में ये भी बताया जाएगा कि स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव ओरिएंटेशन टू कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का होना या पॉजिटिव ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। ठीक है, और कि इसमें सीरियसनेस हो इंडस्ट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी टीम की, उसके स्टाफ की, कि किस तरीके से कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स। ये जो है कि मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स जो है उनकी प्रिवेंटिव किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा। और इसके साथ क्या है, चेक द वेरिएशन ऑफ एनर्जी कॉस्ट। एनर्जी कॉस्ट की वेरिएशन देखी जाए कि आप जो एनर्जी यूज कर रहे हैं या जो एनर्जी आप इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से भी ले रहे हैं, उसकी वेरिएशन की जा सकती है। कि जरूरी नहीं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन से एनर्जी ली जाए, कि आप खुद भी उसको क्रिएट करके चेक कर सकते हैं, रिन्यूएबल की तरफ जा सकते हैं, उसकी वेरिएशन चेक की जाए एनर्जी कॉस्ट की। ठीक है, तो ये इससे भी जो है एनर्जी ऑडिट का जो है अंदाजा होता है। और रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनर्जी की जो सप्लाई है उसकी रिलायबिलिटी होना ज़रूरी है, कि वो कितना रिलायबल है, कि वो इक्विपमेंट्स को लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, कि वो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज तो नहीं आ रहे। तो अगर वो एनर्जी सप्लाई ठीक तरीके से रिलायबल नहीं आ रही, और उसका नुकसान ये होगा कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो फाल्टी हो सकते हैं और प्रोडक्टिव जो है वो नहीं रहेंगे, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। और साथ में आइडेंटिफाई किया जाएगा कि एनर्जी जो कंजर्वेशन है उनकी जो टेक्निक्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, एनर्जी ऑडिट जो है वो उसको भी आइडेंटिफाई करेगी। और इसके साथ ही फाइंडिंग द फिजिबल सोल्यूशन फॉर एनर्जी वेस्टेज, कि जो एनर्जी की वेस्टेज है अगर कहीं हो रही है तो उसके लिए कोई ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो है वो चेक किया जाए या प्रोवाइड किया जाए, या जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए, और उसको फाइंड करके एनर्जी ऑडिट के थ्रू उसको रिपोर्ट किया जाए। और जो फाइनल पॉइंट है वो है एनर्जी ऑडिटिंग प्रोवाइड बेंचमार्क फॉर मैनेजिंग एनर्जी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एज फॉर बेंचमार्क यूज किया जाता है, कि एक स्टैंडर्ड्स हैं कि एक एक इंडस्ट्री में कि एनर्जी ऑडिटिंग करने से इतनी फायदा हुआ, कि इतनी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो गई, तो वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज फॉर बेंचमार्क बन जाता है, कि ये देखें कि दूसरी इंडस्ट्री ने इतनी अच्छा ऑडिट किया एनर्जी का कि नेक्स्ट ईयर जो है वो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, उनकी क्वालिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, और इसलिए बेंचमार्किंग की जाती है। ठीक है, और ये प्रोवाइड करती है एनर्जी ऑडिटिंग फॉर द मैनेजिंग एनर्जी इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इसको जो है फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट टू बी परफॉर्म डिपेंड्स ऑन फंक्शन एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कि किस टाइप की इंडस्ट्री है और किस टाइप का इंडस्ट्री में फंक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, तो और दूसरे नंबर पे डेप्थ टू विच द फाइनल ऑडिट इज नीडेड, और ये चेक किया जाएगा कितनी गहराई में इसको ऑडिट किया जाएगा इंडस्ट्री का, कि बहुत ज़्यादा गहराई में करना है, कितने फेजेस जो हैं उसको लेके चलना है, या जस्ट वॉक अराउंड करके या छोटा सा एक ऑडिट करके
आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसका किस लिहाज से ऑडिट होगा या क्या उसकी आउटपुट होगी। और नंबर थर्ड पे पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन डिजायर्स, कि डिजायर्स होना ज़रूरी है, पोटेंशियल होना ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है कि कॉस्ट रिडक्शन जो है वो हो, लाजमी हो, उसकी ख्वाहिश हो, तब कहीं जाके एनर्जी ऑडिट जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो टाइप्स जो हैं वो 3 टाइप के हैं, देख चुके हैं आप। पहला कि इंडस्ट्रियल टाइप का है, दूसरा डेप्थ कितनी करना चाह रहे हैं आप, तीसरा पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन डिजायर्स कितनी है। तो एनर्जी ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। तो हम इनको बेसिकली टू टाइप्स में जो है वो क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो हमारे पास है प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट है, ठीक है, और दूसरा जो है वो है डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट और मैक्सी ऑडिट। तो इस डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट और मैक्सी ऑडिट में हमारे पास 3 टाइप के फेजेस होंगे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलिए जब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे सिस्टम का जो प्राइमरी या प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट है वो किस तरीके से होगा। अच्छा जी, अब देखते हैं कि प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट मेथोडोलॉजी क्या होती है। It usually takes 1 to 3 days depending upon the complexity of the plant. तो यहाँ से इस बात का अंदाजा हो रहा है कि 1 to 3 days का मतलब ये हुआ कि प्लांट विल नॉट बी अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स वन। मीन्स ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट नहीं होगा, बहुत ही कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं होगी, ये एक छोटे लेवल का प्लांट होगा जहां पर ये प्राइमरी लेवल का एनर्जी ऑडिट जो है वो किया जाएगा या किया जा सकता है। ये नॉर्मली जो है ये 1 से 3 दिन जो है वो डिपेंड अपॉन दी कम्प्लेक्सिटी, मतलब कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितने इक्विपमेंट्स हैं, उन इक्विपमेंट्स के साथ क्या और चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल सिस्टम्स भी हैं, मैकेनिकल के साथ और सिस्टम्स भी लगे हो सकते हैं केमिकल के, क्योंकि एक इंडस्ट्री जो है वो डिफरेंट इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल की जाती है। तो ये इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स है और उसको कितने दिन लग सकते हैं। तो यूजली 1 डे तो मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री को इसके अंदर नहीं इंकॉर्पोरेट कर सकते। 1 to 3 days मीन नॉर्मल या एक एवरेज लेवल की इंडस्ट्री होगी। परफॉर्म्ड बाय ए क्विक वॉक थ्रू, एक वॉक थ्रू किया जा सकता है, इंडस्ट्री का विजिट किया जा सकता है, ठीक है, ऑफ द फैसिलिटीज, जो भी फैसिलिटीज इंस्टॉल्ड हैं उनको देखा जा सकता है, एंड बाय एनालाइजिंग यूटिलिटी एंड फ्यूल बिल्स। तो मींस जो अभी आपके यूटिलिटी के बिल्स आ रहे हैं, ये जो आप इंडस्ट्री के अंदर जो फ्यूल्स इस्तेमाल हुआ जनरेटर्स को चलाने के लिए या और भी किसी इक्विपमेंट को चलाने के लिए, तो ये क्विक वॉक थ्रू जो है ये किया जा सकता है प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट में। तो नंबर थर्ड पे विजुअल इंस्पेक्शन, लाजिम बात है, अगर आप क्विक वॉक थ्रू करते हैं किसी भी इंडस्ट्री का तो विजुअल इंस्पेक्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द क्विक वॉक थ्रू, ठीक है, और द ऑडिट। तो विजुअल इंस्पेक्शन जो है वो क्या कहेगी, इज मेड टू डिटरमाइन ब्रॉड एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज। तो उससे ये होगा कि आप देख के बता पाएंगे या देख के अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ पर अगर ये इक्विपमेंट या ये इंडस्ट्री का जो भी प्लांट का हिस्सा चल रहा है जो कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है उसको कम किया जा सकता है, तो विजुअल इंस्पेक्शन इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा दे सकती है, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है, एंड टू स्टेब्लिश द नीड फॉर ए मोर डिटेल्ड एनालिसिस। और उसका विजुअल जो इंस्पेक्शन है उसका फ़ायदा ये हो सकता है कि वो डिटेल्ड एनालिसिस भी आप उसमें एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, एनालिसिस के कहाँ पर किस लिहाज से कैसे जो है वो एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ को हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोकसेस ऑन मेजर एनर्जी सप्लाईज एंड डिमांड्स। हम ये जो सप्लाईज हैं उसको फोकस कर सकते हैं और डिमांड्स कितनी है उसको भी फोकस कर सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 60 to 70% ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, उसको हम काउंट कर सकते हैं इस प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश एनर्जी कंजप्शन ऑर्गेनाइजेशन, के अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और उसकी जो रिपोर्ट ऑडिट की
कोई बहुत तफसीलन या बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो मींस आप छोटी इंडस्ट्री का यूटिलिटी बिल से, फ्यूल बिल से और इस तरह से क्विक वॉक थ्रू से एनर्जी कंजप्शन देख सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं दी ऑर्गेनाइजेशन कि इंडस्ट्री में जो कंजप्शन है एनर्जी की वो कितनी हुई, और उसको इस्टेब्लिश करके नोट डाउन कर सकते हैं। एस्टिमेट द स्कोप ऑफ सेविंग, आप सेविंग कर सकते हैं उसका स्कोप को, मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं कि भी अंदाजे के मुताबिक, जो हम अक्सर अपनी ज़ुबान में कह देते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह करेंगे तो हमें इतनी सेविंग मिलेगी, तो मतलब एक एस्टिमेट किया जा सकता है कि अगर ये इक्विपमेंट हटा के ये इक्विपमेंट लगाया जाए तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, और एस्टिमेशन को बाद में कैलकुलेशन के थ्रू प्रूफ भी कर सकते हैं। तो फिर हमें ये देखना होगा कि एस्टिमेट जो है वो स्कोप ऑफ सेविंग वो भी किया जा सकता है। और आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली एंड द इजीएस्ट एरियाज ऑफ अटेंशन, जो भी लगता ये है कि इजीएस्ट एरियाज हैं उनको पहले छेड़ा जाए, उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाए, ना ये कि जो मुश्किल एरियाज हैं या बहुत ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग है इस ऑडिट में, प्राइमरी ऑडिट में, उनको ना छेड़ा जाए या उनको ना भी टेक इनटू अकाउंट लिया जाए। ठीक है, इजीएस्ट एरियाज को जो है ना वो आप इसमें उठाया जाए, चेक किया जाए। आइडेंटिफाई इमीडिएट इंप्रूवमेंट सेविंग, जो भी इमीडिएट इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, सेविंग हो सकती हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, इंडस्ट्री के हवाले से कि जो भी इंप्रूवमेंट की जा सकती हैं और सेविंग की जा सकती है। सेट ए रेफरेंस पॉइंट, कोई एक ऐसा पॉइंट सेट कर लिया जाए कि वो रेफरेंस कहलाए, कि इससे जो ऑडिट है वो नीचे ना जाए। मतलब आप कोई भी एक इंडस्ट्री का ऑडिट में के दौरान ये एक पॉइंट सेट कर सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी होनी चाहिए एनुअली, के एक साल बाद जो है वो इंडस्ट्री इतना टर्नओवर देगी। ठीक है, और इतना काम करेगी, इतना प्रोडक्टिव होगी, इतनी सैलरीज निकाली जाएंगी, उसके बाद इतनी बचत होगी। तो एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ेगा। इस ऑडिट के अंदर जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो होगा एनर्जी का। ठीक है, कि एनर्जी का जो ऑडिट का रेफरेंस होगा एनर्जी मैनेजमेंट का, वो एक आपको सेट करना पड़ेगा कि उसके मुताबिक ही आपने इंडस्ट्री को फर्दर जो है वो लेके चलना है, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना है। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी मेजरमेंट, ऐसे एरियाज जो हैं वो उनको आइडेंटिफाई किया जाए जहां पर स्टडी और स्टडी जो है डिटेल की जा सकती हो, मेजरमेंट की जा सकती हो, मतलब जहां पर हमारे पास स्कोप हो फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, फॉर फर्दर स्टडी, फॉर फर्दर मेजरमेंट्स, या कोई रिसर्च टाइप की भी की जा सकती है। ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग डाटा, प्रीलिमिनरी डाटा कलेक्शन, उसको भी देखा जा सकता है। जो ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग होगा उसको चेक किया जा सकता है, कलेक्शन के हिसाब से अपने पास सेव रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी तो जो पॉइंट्स थे वो थे हमारे पास प्राइमरी एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी के। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो कि डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट के बारे में बताएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू डिटेल एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी, कि इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो इट consists of recording complete energy use data for every item process over a fixed period of time। तो यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि पहले वाले एनर्जी ऑडिट की मेथडोलॉजी से दिस वन इज मच डिटेल्ड, और इसके अंदर क्या किया जाएगा कि रिकॉर्डिंग की जाएगी कंप्लीट एनर्जी यूज डाटा ऑफ एवरी आइटम, मतलब जो भी इंडस्ट्री के अंदर एनर्जी यूज करने वाले इक्विपमेंट्स हैं, लाइटिंग है, ब्लोअर हैं, मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, और इसके अलावा बॉयलर्स हैं, एवरीथिंग, उन तमाम का रिकॉर्ड, उन तमाम का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, या जो प्रोसेस चल रहे हैं ओवर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो वो टाइम जो है वो कंपनी के जो एनर्जी मैनेजर है वो इसको अपनी हाई जो प्रोफाइल लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करेगा कि 6 मंथ्स या 1 ईयर का ऑडिट हो, तो उस हिसाब से एवरी आइटम प्रोसेस का कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो निकाला जाएगा। और उससे क्या करेंगे, उससे जो है वो एनर्जी बैलेंस एंड एफिशिएंसीज की शीट्स बनाई जाएंगी। मतलब एनर्जी बैलेंस ये एक केमिकल की शीट्स हैं जिनके अंदर हम अपने सिस्टम के एनर्जीज को बैलेंस करेंगे और उनकी जो एफिशिएंसीज हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी बैलेंस शीट्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। नंबर 2 पॉइंट,
पोर्टेबल मेजरिंग मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नीडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोर्टेबल मेजरिंग जो डिवाइसेस होती हैं इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यू कैन कैरी देम विद यू। आप उनको अपने साथ लेके चल सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, और जहां जाना चाहें, जिधर जाएं, जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उनके एनर्जी का प्रोफाइल देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। तो ये इनके लिए ज़रूरत होती है, नीडेड हैं। और थर्ड पॉइंट इंक्लूड्स इंजीनियरिंग रिकमेंडेशंस। इसमें क्या होती हैं कि जो इंजीनियरिंग के रिकमेंडेशंस हैं वो इसका हिस्सा होती हैं। एंड वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स विद प्रायोरिटीज, और जो भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है, उनको प्रायोरिटीज के हिसाब से इंक्लूड्स किया जाता है डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में। और इंजीनियरिंग रिकमेंडेशंस होती हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। अकाउंट्स अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ एनर्जी यूटिलाइज, तो इसका मतलब ये हुआ दिस वन इज अ मच डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट, क्योंकि 95% ऑफ एनर्जी जो है वो आप नोट करें कि अकाउंट में ली जा रही है। 95% ऑफ एनर्जी जो इस्तेमाल हुई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में उसको अंडर अकाउंट लिया जा रहा है, तो इट्स वेरी मच डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट, ठीक है। अच्छा, ये अब कितना टाइम इसके लिए रिक्वायर्स होता है इन डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट के लिए? तो रिक्वायर्स वीक्स, समटाइम्स मंथ्स टू फिनिश डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्लांट। सो इसलिए इस लाइन से आपको बहुत बेहतर अंदाजा हो पाएगा कि जो प्राइमरी एनर्जी ऑडिट है दैट वन इज वेरी जिस कहते हैं कि इजी वन एंड फॉर द स्मॉल प्लांट, फॉर द स्मॉल इंडस्ट्री, बट दिस वन इज very huge energy audit and it requires sometime weeks and sometime months to finish depending upon the complexity। तो इंडस्ट्री का यूनिट देखा जाएगा, उसके आउटपुट प्लांट देखा जाएगा, उसके इक्विपमेंट्स और पावर प्लांट्स और जो भी बॉयलर्स और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें चेक की जाएंगी। मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एनर्जी सेविंग एंड कॉस्ट, तो ये क्या करता है? ये मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट बताता है एनर्जी सेविंग एंड कॉस्ट का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं एनर्जी की, तो आपको अंदाजा हो पाता है कि किन एरियाज में डेफिशिट का प्रॉब्लम आ रहा है और किन एरियाज में जो है वो आपकी बैलेंस शीट बेहतर है, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट आ रही है। तो इस लिहाज से दिस वन इज द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एनर्जी सेविंग एंड कॉस्ट। तो आप सेविंग और कॉस्ट की जो है एस्टिमेशन ज़्यादा एक्यूरेट अंदाज से कर सकते हैं, ना कि प्राइमरी ऑडिट की तरह जस्ट वॉक करके एक अंदाज़ा लगा के एस्टिमेट नहीं करते। इसके अंदर एक्यूरेट एस्टिमेशन होती है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू यूर ऑल कैलकुलेशंस, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडर ऑल इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट्स। तो जो भी प्रोजेक्ट्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर चल रहे होते हैं उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स को जो है वो कंसीडर किया जाता है, टेक इनटू अकाउंट लिया जाता है, ताकि पूरी इंडस्ट्री का जो वो है ऑडिट है वो उसको थॉरो किया जाए। अकाउंट्स फॉर द एनर्जी यूज ऑल मेजर इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स मोस्टली मेजर्स यूज हो रहे हैं जो कि हाई एनर्जी कंजप्शंस हैं, हाई एनर्जी कंज्यूमेबल्स हैं, उनको भी अकाउंट्स में लिया जाएगा, उनको भी चेक किया जाएगा। और जिन मेजर इक्विपमेंट्स पर इंडस्ट्री जो है वो बेस करती है और जिसकी वजह से इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस करती हैं, तो इन सबको जो है वो अकाउंट्स में लिया जाएगा। डिटेल एनर्जी कॉस्ट सेविंग कैलकुलेशन एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल होगी कि कॉस्ट सेविंग कैलकुलेशन जो हैं वो एनर्जी की इसमें मौजूद होंगी डिटेल्ड अंदाज से, एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट भी मौजूद होगी कि जो जो प्रोजेक्ट्स किसी भी इंडस्ट्री के अंडर चले हैं या काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, वो भी सारी की सारी इस एनर्जी ऑडिट के अंडर आएगी। और कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी यूज़, वो भी तमाम की तमाम जो एनर्जी यूज़ होगी उसकी कैलकुलेशन जो है वो हो चुकी है, उसकी भी सारे का सारा ऑडिट जो है वो किया जाएगा। एस्टिमेटेड यूज़ इज़ कंपेयर टू यूटिलिटी बिल चार्जेस, और जो एक आप लोगों इसमें एस्टिमेट किया जाएगा उसको कंपेयर किया जाएगा कि जो यूटिलिटी बिल चार्जेस हैं क्या उसके साथ वो एस्टिमेशन में पूरा उतर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं कि डिटेल एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी जो है वो किस तरीके से वर्क करेगी।
अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट के अंदर अब हम ये देख लेते हैं कि जो फेजेस हैं वो कितने हैं, और उन फेजेस को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सो टोटल जो है वो 10 स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कि डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट के अंदर कैरिड आउट होते हैं, और 3 फेजेस के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो फेज 1 जो है वो प्री ऑडिट फेज होगा, फेज 1। फेज 2 जो है वो ऑडिट फेज होगा, और फेज 3 जो है वो पोस्ट ऑडिट फेज होगा। तो यहां से आपको अंदाजा हो रहा है कि जो डिटेल एनर्जी है वो 3 फेजेस में होगी, प्री ऑडिट, ऑडिट एंड पोस्ट ऑडिट, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं फेज 1 की, जल्दी से देख लेते हैं। स्टेप 1 में प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि प्री ऑडिट फेज में प्लान एंड ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वॉक थ्रू ऑडिट किया जाएगा, इनफॉर्मल इंटरव्यू किया जाएगा विद एनर्जी मैनेजर, प्रोडक्शन एंड प्लांट मैनेजर से। तो ये प्री ऑडिट होगा, अभी ऑडिट स्टार्ट नहीं हुआ। ऑडिट से पहले प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वॉक थ्रू करना है, किस किस के साथ, एनर्जी मैनेजर्स के साथ देखना है, उनसे बात करनी है, इंटरव्यू करना है, प्रोडक्शन एंड प्लान मैनेजर के साथ इंटरव्यूज होंगे और ये देखा जाएगा, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, प्लान ऑफ एक्शन के बाद उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, वो होगा कि रिसोर्स प्लानिंग, एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइज एनर्जी ऑडिट टीम, ऑर्गेनाइज इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम फ्रेम, मैक्रो डाटा कलेक्शन, जो कि इंडस्ट्री के हवाले से पूरी इंडस्ट्री का कलेक्शन होगा, डाटा होगा। तो ये जो प्लान ऑफ एक्शन से ये सारी चीजें हमें अचीव हो पाएंगी। फेमराइजेशन ऑफ प्रोसेस प्लांट एक्टिविटीज, तो प्री ऑडिट के अंदर जो प्रोसेस और इंडस्ट्रीज की जो प्लांट्स हैं वो भी फेमराइज हो सकेंगे। फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट ऑफ करंट लेवल, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन मतलब ये हो गया जो भी करंट लेवल है उसकी असेसमेंट है उसको स्टार्ट से ही आप फर्स्ट हैंड मतलब देख पाएंगे। ऑपरेशन एंड प्रैक्टिसेस भी पर्पसेस और रिजल्ट्स के हवाले से आप देख पाएंगे। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है कि कंडक्ट ऑफ ब्रीफ मीटिंग होगी, अवेयरनेस प्रोग्राम होगा विद ऑल डिविजनल हेड्स एंड पर्संस कंसर्न, जो कि 2 से 3 घंटे की होगी। इस प्लान ऑफ एक्शन का रिजल्ट क्या निकलेगा कि बिल्डिंग अप कोऑपरेशन हो जाएगी, कि जब आप इसमें बैठ के डिस्कशन होगी, अवेयरनेस प्रोग्राम होगा और तमाम हेड्स बैठेंगे और जो बाकी एनर्जी ऑडिट की टीम है वो बैठेगी, तो उसका फायदा ये होगा कि बिल्डिंग अप कोऑपरेशन हो जाएगी। इशू क्वेश्चन फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के लिए जो है वो क्वेश्चनियर जो हैं वो तैयार हो चुके होंगे कि जब ऑडिट फेज आएगा तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो उनसे पूछे जाएंगे। ओरिएंटेशन अवेयरनेस क्रिएशन जो है वो भी इसमें शामिल होगी, कि अवेयरनेस जो है वो भी बताई जाएगी कि किस तरीके से ऑडिट जो है वो फेज कैसे, फेज 2 जो है वो किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स के साथ चला जाएगा और उसको चलाया जाएगा। तो ये हमारे पास अभी 2 स्टेप हो चुके हैं, बाकी हम अपने स्टेप्स की तफसील देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। अच्छा जी, स्टेप 3, स्टेप 3 तक जो है वो फेज 1 ही चल रहा है, ठीक है। सॉरी, फेज 1 से 2 तक फेज 1 चलेगा, और स्टेप 3 से जो है वो फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टेप 3 पे अगर हम आते हैं तो फेज 2 की अगर हम बात करें तो ऑडिट फेज में जो ऑडिट होगा फेज, उसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी डाटा गैदरिंग होगी, जो भी इंडस्ट्री का डाटा होगा उसकी गैदरिंग होगी, उसको इकट्ठा किया जाएगा। प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स, जो प्रोसेस इंडस्ट्री में हो रहा है उसकी फ्लो डायग्राम्स जो हैं वो प्लान होंगी एक्शन के मुताबिक। एंड एनर्जी यूटिलिटी डायग्राम्स, जो भी इंडस्ट्री में यूटिलिटी इस्तेमाल हो रही है उसकी डायग्राम्स होंगी। उसका फायदा क्या होगा कि जो उसके रिजल्ट्स और आउटकम्स होंगे वो होंगे हिस्टोरिक डाटा एनालिसिस, बेसलाइन डाटा कलेक्शन, प्रिपेयर प्रोसेस फ्लो चार्ट्स, all service utilities, system diagram, single line, power distribution diagram, water, compressed air, stream distribution, design, operating data and schedule of operation, annual energy bill, energy consumption pattern, जो कि manual, log sheet, name plate, interviews, all of these things will be the action or results of this step 3 phase 2। और इसके बाद आएगा स्टेप 4। स्टेप 4 में कंडक्ट सर्वे एंड मॉनिटरिंग होगा, ठीक है, जिसमें क्या होंगी, सर्वे और मॉनिटरिंग होंगी मेजरमेंट्स के साथ। जो मेजरमेंट्स होंगी वो होंगी मोटर की सर्वे, इंसुलेशंस की, लाइटिंग सर्वे विद पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ मोर एंड एक्यूरेट डाटा, जो कि
एम्पेयर मीटर्स, वोल्ट मीटर्स, और इसके अलावा जो फ्लक्स मीटर और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो कि हमारे पास पोर्टेबल्स अंदाज में मौजूद होते हैं कि जिनसे हम अपने सिस्टम्स की रेटिंग्स चेक कर सकते हैं, उनका सर्वे होगा। कलेक्शन, इससे क्या होगा, इन इंस्ट्रूमेंट से कलेक्शन होंगी फॉर मोर एक्यूरेट डाटा। और उसका रिजल्ट, उसका क्या फ़ायदा होगा कि कंफर्म एंड कंपेयर ऑपरेटिंग डाटा विद डिज़ाइन डाटा, कि जो ऑपरेटिंग डाटा है उसको कंपेयर किया जाएगा विद डिज़ाइन डाटा के साथ कि क्या जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क है कि नहीं है, जो कि ऑपरेटिंग डाटा की है। और जो कंजप्शन है एनर्जी की, क्या वो डिज़ाइन डाटा से कम या ज़्यादा तो नहीं हो रही। ठीक है, अब स्टेप 5 आएगा। स्टेप 5 में ये देखेंगे कि कंडक्ट ऑफ डिटेल्ड ट्रायल्स होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे फॉर सेलेक्टेड एनर्जी गजल्स। और वो क्या होंगे, वो ट्रायल्स हो, एक्सपेरिमेंट्स, जस्ट लाइक 24 आवर पावर मॉनिटरिंग होगी 24 घंटे के लिए। ठीक है, इसमें पावर फैक्टर, किलोवाट आवर्स और बाकी चीज़ें चेक की जाएंगी। लोड वेरिएशंस देखा जाएगा, ट्रेंड्स इन पंप्स, फैन, कंप्रेसर एटसेट्रा, कि अगर इनका लोड चेंज किया जाता है तो उस पर एनर्जी का जो क्या असर पड़ता है, कि क्या कोई एनर्जी जो है वो गजल शो तो नहीं करती। बॉयलर्स एफिशिएंसी ट्रायल किए जाएंगे 4 से 8 घंटे के। फर्नेस एफिशिएंसी ट्रायल्स, इक्विपमेंट परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट्स तमाम किए जाएंगे। फर्नेस चेक की जाएगी कि उसका जो टेम्परेचर है वो, उसकी एफिशिएंसी जो है, उसके ट्रायल्स जो हैं वो इक्विपमेंट्स के हवाले से परफॉर्मेंस पे मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अब फेज 2 का अगला जो स्टेप है वो है स्टेप 6। उसमें ये होगा कि एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज किया जाएगा, कि जो एनर्जी यूज जो हो रही है उसका एनालिसिस क्या होगा। ये प्लान ऑफ एक्शन होगा और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो होगा एनर्जी एंड मटेरियल बैलेंस एंड एनर्जी लॉस वेस्ट एनालिसिस। तो ये बैलेंस शीट बनेगी जिसके अंदर एनर्जी और मटेरियल का बैलेंस होगा और एनर्जी लॉस्ट की और वेस्ट की एनालिसिस की शीट बनेगी, और रिकॉर्ड सारा का सारा यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट होता है फेज 2। अभी फेज 2 ही चल रहा है, स्टेप 3 से 9। तो फेज 2 अभी चल रहा है, स्टेप 7 पे हम आ जाते हैं। स्टेप 7 पे है कि आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज, यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड वैल्यू एनालिसिस टेक्निक्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो भी एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज को बेहतर अंदाज से समझ सकता है या समझता है, या जो भी टीम आई हुई है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगी स्टाफ की, और उनको एनालिसिस टेक्निक्स बताएगी जो वैल्यूएबल होंगे। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि आइडेंटिफिकेशन, कंसोलिडेशन, एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स हो पाएंगे, कंसीव होगा, डेवलप होगा, रिफाइन आइडियाज हो पाएंगे। रिव्यू द प्रीवियस आइडिया सजेस्टेड बाय यूनिट पर्सनल, जो कि जो भी यूनिट का इंचार्ज था उसने जो आइडियाज दिए थे उनको रिव्यू किया जाएगा, प्रीवियस आइडियाज को। रिव्यू द प्रीवियस आइडियाज सजेस्टेड बाय एनर्जी ऑडिट इफ एनी, अगर कोई पिछले साल के एनर्जी ऑडिट ने कोई आइडियाज दिए थे, उनको सजेस्ट किया था, अगर उनको इम्प्लीमेंट किया है तो उनको भी रिव्यू किया जाएगा। यूज ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड वैल्यू एनालिसिस टेक्निक्स, कॉन्टैक्ट वेंडर्स फॉर न्यू एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, और जो वेंडर्स को कॉन्टैक्ट किया जाएगा ताकि न्यू एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव किया जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए ऑन द सिस्टम, क्योंकि ईच एंड एवरी ईयर टेक्नोलॉजी इज गेटिंग इम्प्रूव एंड इम्प्रूव। तो हर साल जो है वो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ रही है, एफिशिएंट इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जाए और उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। स्टेप 8 जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा, जस्ट लाइक एसएस टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक की जाएगी, इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन होगा, सेलेक्ट द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, वो प्रोजेक्ट्स चूज किए जाएंगे जो इकोनॉमिकल वायबल होंगे, बेहतर होंगे, टेक्निकल फिजिबल होंगे, और इम्प्लीमेंटेशन एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से इजी होगी। तो उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, प्रॉमिस होगा उन पे, प्रायोरिटाइज बाय लो मीडियम लॉन्ग टर्म मेजर्स। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो शॉर्ट टर्म्स आपके मेजर्स हैं जो उनको भी देखा जाएगा, मीडियम टर्म्स को भी देखा जाएगा और लॉन्ग टर्म्स को भी देखा जाएगा, कि जो जो
छोटी शॉर्ट टर्म्स, मीडियम, लॉन्ग टर्म्स मेजर्स किए जा सकते हैं जो कि बेहतरी लाई जा सकती है, उनको भी इसके अंदर प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उसको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कौन सा वाला प्रायोरिटी में बेहतर है। और स्टेप 9 है रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन टू द टॉप मैनेजमेंट, कि जो रिपोर्टिंग होगी उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, उसकी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन करना टू द टॉप मैनेजमेंट, जस्ट लाइक सीईओ और अदर जो है वो जो मैनेजरियल बोर्ड होता है। और उसके बाद यहाँ पर फेज 2 होता है कंप्लीट। अब आ जाता है फेज 3। तो फेज 3 के अंदर क्या है, पोस्ट ऑडिट फेज इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलोअप। ये पोस्ट ऑडिट में हम क्या क्या चीजें देख पाएंगे, ये हम जल्दी से देख लेते हैं। कि असिस्ट एंड इंप्लीमेंट एनर्जी कंजर्वेशन रिकमेंडेशन मेजर्स, ठीक है, कि असिस्ट किया जाएगा और इंप्लीमेंट की जाएगी जब वो हो गया है, जब ऑडिट का फेज गुजर चुका है, अब पोस्ट ऑडिट फेज आ गया है, अब इंप्लीमेंटेशन करनी है उसकी ऑडिट की, और उसको फॉलो अप भी करना है। ठीक है, तो जब अगर हम इंप्लीमेंटेशन के साथ फॉलो अप नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं से फ्लॉ आ सकता है। तो इंप्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन रिकमेंडेशंस को, उनकी मेजर्स को, एंड मॉनिटर दी परफॉर्मेंस, और फॉलो अप करेंगे थ्रू मॉनिटर दी परफॉर्मेंस। वो फॉलो अप साथ साथ चलता रहेगा, उसके साथ साथ एक्शन प्लान होंगे, बेहतरी के लिए शेड्यूल होगा, फॉर इम्प्लीमेंटेशन होगा, कि जो शेड्यूल बनाया जाएगा वो कौन कौन सी किन किन हवाले से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसको पूरे एक साल के लिए। जो भी इंडस्ट्री का जो एनुअल रिव्यू प्रोग्राम है, या बाई एनुअल रिव्यू प्रोग्राम है, या क्वार्टरली है, ठीक है, वो इंडस्ट्री डिपेंड करता है, इंडस्ट्री बेस्ड है, और उसका फॉलो अप किया जाएगा और पीरियोडिक रिव्यू किया जाएगा। कि इस तरह करने से पोस्ट ऑडिट फेज जो है उसका फायदा ये होगा कि जो भी फेज 2 के अंदर जो ऑडिट का फेज जो है वो पूरा का पूरा, जिसमें कॉस्ट बेनिफिट आई थी और एनर्जी कंजर्वेशन आई थी, रिपोर्टिंग आई थी, तमाम के तमाम उस टाइम तक जो है वो इम्प्लीमेंट और फ़ायदा नहीं दे सकेंगे जब तक पोस्ट ऑडिट फेज जो है वो ठीक तरीके से अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी शामिल है और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उसकी निगरानी भी शामिल है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।